तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, समय को भी तेरे वजूद की तलाश है। जी हाँ, समय तलाश कर रहा है आपकी, समय ढूंढ रहा है आपको। आने वाला समय आपका हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। नमस्कार, मैं मोहम्मद सोहेल स्वागत करता हूँ आपका दोबारा आपके अपने YouTube चैनल लैंग विद सोहेल के साथ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि समय आपके बस में नहीं है, पर हाँ, समय आपकी तलाश कर रहा है। समय ढूंढ रहा है उस आने वाले नई पीढ़ी को जो इस देश को आगे लेकर जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मोहम्मद सोहेल पिछले 10 वर्षों से टीचिंग एक्सपीरियंस में हूँ और अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। और आपने मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा कि हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं 9th और 10th के सिलेबस के रिगार्डिंग। आज दोबारा हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। तो कुछ दिनों बाद मुलाकात हो रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आप सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे और आने वाले बोर्ड प्रिपरेशन, बोर्ड की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह जितना भी हो सके कि आप तक पहुंचा जा सके और आपको कुछ अच्छी बातें, कुछ बेहतर ख्यालात, कुछ बेहतर सवालात और उनके जवाब आप तक पहुंच सके। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने CBSE क्लास 10 और यूपी बोर्ड क्लास 10 और वो ICSE भी क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जाना था, समझा था। आज हम चल रहे हैं CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड के एक डरावने सपने की तरफ। डरावना सपना मीन्स जो डराया जाता है। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी चीज जो हमेशा एक बच्चे को एक बुरे सपने की तरह सताता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ये एक बहुत ही डरावना, एक बहुत ही कठिन या बहुत ही टफ चैप्टर होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। आज आपके उस नजरिए को बदलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि आपका वो नजरिया हम बदल सके। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, सही सुना आपने, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिससे भी आप पूछें, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ेंगे या जो आप हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा समझाया जाता है, ऐसा दिमाग में ये पता नहीं कहाँ से फितूर उत्पन्न कर दिया जाता है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है। जबकि मेरा मानना ये है कि ट्रिग्नोमेट्री से आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, ट्रिग्नोमेट्री से आसान चैप्टर कोई है ही नहीं, ये मेरा मानना है। और उम्मीद करेंगे कि आज के बाद आप लोग भी ये मानेंगे कि इससे ज़्यादा इजी चैप्टर और कोई है ही नहीं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जी हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है, आने वाले दौर के लिए भी रहेगा। और जो बच्चे जेई या IIT की तैयारी जो कर रहे हैं या बीटेक पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर का एक बेहतर और बहुत मेजर पोर्शन उनके सिलेबस का ऐड होने वाला है। तो आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली वो ग्रीक लेटर से बनकर तैयार हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, इसको भी हम तोड़ दें तो ट्राई प्लस गॉन। ट्रिगन या ट्राइगन या ट्राइगन, ट्राई मीन्स 3,
और गन, या गन मीन्स साइड्स। और मेट्रॉन ग्रीक लेटर, इसका मीनिंग होता है मेजर करने से, टू मेजर। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रीफ या एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम बेसिकली तीन साइडों को या तीन साइडों वाले जो शेप है उनको मेजर करते हैं। और तीन साइडों को जो शेप होते हैं वो आप जानते हैं, ट्रायंगल। यानी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंडेंट है वो ट्रायंगल पर, और उसमें से भी 90% से अब जो ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट ट्रायंगल पर डिपेंडेंट है। तो इससे ज्यादा आसान क्या होगा? क्या बताया मैंने कि ट्राइगोन, ट्राइगोन मतलब तीन साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजर करना। मतलब तीन साइडों से बने हुए जितने भी शेप है उनको मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और तीन साइडों से जो मेजर किए जाते हैं, तीन साइडों से जो बने हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रायंगल। और उसमें भी क्या होता है कि 90% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है? राइट ट्रायंगल पर। बताइए कितनी आसान चीज को इतना मुश्किल बना दिया गया है। सबसे पहले इसकी अगर ब्रीफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमेशा ये चीज आती है कि दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिप्पार्कस नाम के मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था। सबसे पहले इसकी जो थ्योरी दी थी वो हिप्पार्कस ने दी थी, और इसीलिए उनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री किसी एक दौर में सिर्फ शुरुआत हुई और खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारे डेवलपमेंट भी हुए, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई एंशिएंट मेसोपोटामिया और इजिप्ट। एंशिएंट मेसोपोटामिया और इजिप्ट से इसकी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे इसमें जो डेवलपमेंट हुआ, मींस आगे जाके इसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे इसको इसने पहुंचाया ग्रीस, और लास्ट इंडिया, हिंदुस्तान में इसकी पनपने की शुरुआत हुई। तो अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एंशिएंट मेसोपोटामिया से शुरुआत हुई, प्राचीन मेसोपोटामिया से शुरुआत होकर इजिप्ट, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे ग्रीस और इंडिया में इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। मींस आगे चल के इसको जो और ख्याति मिली और जो फेमस हुई है और प्रसिद्धि मिली वो इसको ग्रीस और इंडिया में आकर इसको ज्यादा मिली। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमेशा, अब जो बच्चों पढ़ रखी है या जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये जानते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम इस्तेमाल करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आई रिपीट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास, जिन पर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट है। अब इसमें जो बच्चे पढ़ चुके हैं या जो बच्चे पढ़ेंगे भी, तो पहला दिमाग में ख्याल ये आता है कि हमेशा कि जो पढ़ रहे हैं क्या ये हकीकत में ऐसा है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि क्या ये कहीं काम भी आएगा। तो मेरा ये मानना है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी लाइफ में जो चीज काम आएगी वो बाय प्रोफेशन काम आती है। बाय प्रोफेशन, क्या आपने प्रोफेशन क्या चूज किया है उस हिसाब से आपके लिए वो चीज उपयोगी है, उस हिसाब से आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, तो मेरे ये बहुत काम आ रही है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो और दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं, 12th तक जो बच्चा मेजरली तौर पे जो पढ़ रहा है, जो पढ़ता है, वो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है? प्योर मैथमेटिक्स। एप्लाइड तो पढ़ता ही नहीं। एप्लाइड मैथमेटिक्स तो आपने
पढ़ी नहीं। एप्लाइड मैथ क्या है और प्योर मैथ क्या है? प्योर मैथ में जनरली आप उन चीजों को डिस्कवर करते हो, उन चीजों के बारे में पढ़ते हो जो एप्लाइड में आप इस्तेमाल करोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा अगर दिमाग में ये सवाल अगर आपके बैठ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ है, यूज कहाँ है, कैसे हम करेंगे, क्यों, तो उसके लिए मैंने बताया कि आप जो पढ़ रहे हो वो प्योर मैथमेटिक्स और जो आप इस्तेमाल करते हो वो आपकी एप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाती है। अब एप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है? एप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जो प्योर मैथमेटिक्स में जो कंडीशंस आपने पढ़ी, जो रूल्स आपने पढ़े, जो फार्मूलाज आपने पढ़े, उनको जब आप अप्लाई करते हो किसी एप्लीकेशन के तौर पर या किसी पर्टिकुलरली मशीन के तौर पर, उसको हम बोलते हैं एप्लाइड मैथ। जैसे अब अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलती है ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में, क्या इस्तेमाल है इसका, तो अगर डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सबके घर में स्टेयर्स होंगे। क्या होंगे? स्टेयर्स, जीना, जिसको हम आमतौर पर नॉर्मल भाषा में कहते हैं स्टेयर्स। अगर सीने के हम शेप की तरह बनाए देते हैं और बेहतर तरीके से, ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। तो अक्सर आप लोग स्टेयर्स से अपने स्कूल में, अपने घर में और जगहों पर भी आना जाना करते ही हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल एक स्टेयर्स ये है, कोई भी मेरे हैंड ड्राइंग पे नहीं जाएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हमेशा मेरा नीचे से पहला नंबर आया ड्राइंग में, तो इसलिए कोई भी मेरे ड्राइंग की तरफ नहीं जाएगा। खैर, इसको हमने 30 डिग्री पर और इसको हमने 60 डिग्री पर फॉर्म किया है फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है ये ना हो, ठीक। अब एक और हम बना रहे हैं स्टेयर्स, और इसको हमने 45 डिग्री पर बनाया है, ठीक। अब जो लोग 60 डिग्री 30 डिग्री के एंगल में अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा अगर कंफ्यूज है तो उनको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में जरा समझाता हूँ। कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जीने की जो स्लोप होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, खड़ी, मीन्स अगर देखें तो ये जीने है और ये बिल्कुल हमें स्ट्रेट लगता है, ये तो मतलब है ही नहीं, बिल्कुल खड़ा होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें चढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जब हम उतरते हैं उल्टा तो हमें बड़े धीरे 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 उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी स्टेप में हम स्लिप हुए तो सीधा, क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप इतनी हाई है तो बीच में बिल्कुल खड़ी हुई तो बीच में हमें रुकने का चांस मिलेगा ही नहीं, हम सीधा जमीन पर गिरेंगे। ये 60 डिग्री पर हुआ। अब 30 डिग्री पर हम देखें तो 30 डिग्री पर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है। तो बहुत ज्यादा झुके हुए होने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये झुका हुआ होगा उतनी हमें स्टेयर्स ज्यादा चढ़नी होंगी, यानी लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है हमें ऊपर जाने के लिए जो कवर करनी होगी वो ज्यादा कवर करनी पड़ेगी। बट अगर 45 डिग्री के एंगल पर है तो बिल्कुल बेहतर होगा। क्यों? ना उसमें ज्यादा स्टेयर चढ़नी होगी, ना ज्यादा उसमें मुश्किलात का सामना करना होगा। पर क्या ऐसा है? भाई हम तो अपने घरों में हम ये देखते हैं कि जो आते हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं करते मेजरमेंट लेके 60 डिग्री या 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, उनको पता है कि किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जिन घरों पर स्पेस कम है या जिन जगहों पर स्पेस कम है वहां पर इस तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं स्टेयर्स। जहां पर स्पेस ज्यादा होता है वहां पर हमें ये देखने को मिल जाता है कि वो फैला हुआ होता है।
लेकिन अगर 45 डिग्री के एंगल पर स्टेयर्स है तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ डिस्टेंस ज्यादा चढ़ना होगा या हाइट ज्यादा बिल्कुल खड़ी होगी? क्या नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री इसमें ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों ही आपस में इक्वल हो जाते हैं। आई रिपीट, 45 डिग्री के एंगल पर साइन और कॉस दोनों ही इक्वल हो जाते हैं और tan वहां पर हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर उसके रेशियो से हम देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर, तो इसलिए स्टेयर्स जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। तो ये तो हमने डेली लाइफ की बात की। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर से मिलते हैं, मींस अगर कभी मौका मिले तो जरूर मिलिएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स मींस जो पार्ट्स बना रहे हैं व्हीकल्स वगैरह के, तो वो आपको बताएंगे जो कार है और उसका जो डोर है उसकी विड्थ, अब कार का डोर भी आपने देखा है और उसकी विड्थ भी आपने देखी है, मोटाई कितनी होती है, उसको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही लिए मैंने ये बात आपको समझाई और इसीलिए बताने का मेरा रीजन भी यही था कि जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको उसी टाइम वो चीज अप्लाई करने की मौका मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये चीज समझनी चाहिए क्योंकि आने वाली जनरेशन, जो आपके आने वाली जनरेशन है, वो आपसे और 2 कदम आगे होगी, तो वो ये चीजें आपसे जरूर पूछेगी, ये सवाल आपसे जरूर करेगी कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई और उसका डेली लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी तरफ जरा एक नजर घुमाते हैं। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? They are defined as the value of all trigonometric functions based on the value of ratio of sides in a right angle triangle. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करता है फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें क्या है, अब इसको भी समझते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ये तो हमने समझ ही लिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेशियो ऑफ साइड्स है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डिफाइन करना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। पर एक्चुअल में है क्या? यहां पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से? पहला साइन, दूसरा आपका कोसाइन, तीसरा आपका टेंजेंट, चौथा आपका कोसेकेंड, पांचवा आपका सेकेंड और नंबर 6 आपका कोटेंजेंट, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं, मतलब इन शॉर्ट फॉर्म में जो हम यूज करते हैं। तो साइन को हम sin, कोसाइन को हम cos, टेंजेंट को हम tan, कोसेकेंड को हम कोसेक, सेकेंड को हम सेक और कोटेंजेंट को हम कॉट एब्रिविएट करते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी डिपेंडेंट है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में भी रिलेट करते हैं, पर आपस में रिलेशन करने से पहले समझें इनकी बात को, ये कैसे रिलेट है। ठीक, मैंने 3 इधर लिखे और 3 इधर। इसका लिखने का रीजन सीधा सा ये है कि 3 सीधे और 3 उल्टे। साइन का जो
अपोजिट है, अपोजिट तो नहीं कहूंगा, साइन का जो इनवर्स है उल्टा वो कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आई रिपीट, जो इसके इनवर्स है, साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का उल्टा या सेक और टेन का जो उल्टा है वो आपका क्या है, कॉट। मींस जरूरत पड़ने पर अगर हमें है तो हम साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं और इसी तरह जरूरत पड़ने पे हम कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस को हम 1 अपॉन सेक और सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इसी तरह टेन को हम 1 अपॉन कॉट और कॉट को हम 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में जो रिलेशन वो हमने आपको बताया कि साइन को जरूरत पड़ने पे हम 1 अपॉन कोसेक और कोसेक को जरूरत पड़ने पे हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस को हम जरूरत पड़ने पे 1 अपॉन सेक और सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। टेन को जरूरत पड़ने पे हम 1 अपॉन कॉट और कॉट को हम 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं। अब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने डिफाइन किया है कि ये आपस में तो रिलेट है ही है, लेकिन इसके अलावा ये जो रिलेट कर रही है या जो रिलेट करते हैं वो करते हैं रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के। कैसे, उसको भी देखते हैं। जो साइड है हमारा वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये हम मान लें और यहाँ पे इसका एंगल अगर हम थीटा मान देते हैं तो साइन जो हमारा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। इसको हम दूसरे लफ्जों में अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एंगल हम निकाल रहे हैं, जो एंगल हमें ड्राइव करना है, उसका अपोजिट साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल्स, वो हमारे पास क्या है, थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। नीचे वाला टर्म आपका नहीं बदलेगा। आई रिपीट, अगर आप डायरेक्ट इसमें अगर कंफ्यूज हैं, कभी कभी क्या होगा कि सवाल में ये एंगल यहां नहीं यहां दे देगा, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसी के हिसाब से परपेंडिकुलर इसको मान के उसको कर देते हैं, जबकि जब यहाँ पर ये चीज पहुंच जाएगी तो वो चीज आपकी बदल जाएगी। इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई कि अगर तो जिस एंगल को आप ड्राइव कर रहे हो उस एंगल के लिए साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, तो साइड अपोजिट टू यानी ये होगी, यानी परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होती, ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर हमें कॉस निकालना है, वो हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और काम वही, इसमें क्या है, साइड अपोजिट नहीं रहेगी, ठीक वही साइड ली जाएगी जो एक्यूट एंगल के साथ होगी रिस्पेक्टिव। tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल अपॉन बेस। इसी तरह कोसेक, अभी बताया हमने क्या कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, ठीक, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस जो है वो आपका सेक बन जाएगा उसका उल्टा, यानी ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉट, वो हमारा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनका एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेशन कुछ इस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे, कुछ इस तरीके से आप उसको ध्यान में रखेंगे। जिन सब पे लिए जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लें। PVP अपॉन HHB, अगर ऊपर से नीचे की ओर तरफ हम पढ़ते हैं तो
सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, कॉस और टेन। अगर ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कोसेक, सेक और कॉट। आई रिपीट, अगर ऊपर से नीचे की ओर तो सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, नीचे से ऊपर की ओर तो उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पड़ जाएंगे। पीवीपी अपॉन एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसकी फुल फॉर्म। एक फुल फॉर्म और भी चल रही है लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि माहौल को देखते हुए मुझे लगता है नहीं तो मेरा ही चैनल बंद हो जाएगा। हालांकि जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि वो फुल फॉर्म किस फुल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। आई रिपीट, पीवीपी अपॉन एचएचबी रूल। अगर आपको ध्यान से ऐसा लगता है कि हमारे उतर सकता है तो आप पीवीपी अपॉन एचएचबी रूल याद रखें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी भी एक फॉर्म है, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए शायद मेरी कम्युनिटी वाले मुझे हो सकता है या कोई और मुझे गालियां दें, लेकिन जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि उस फुल फॉर्म वो कौन सी फुल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं हम एक नए, अब इसी चैप्टर के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? पर्टिकुलरली हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक एंगल के साथ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जरूर रखता है। आई रिपीट कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं वो किसी न किसी एंगल के साथ अपनी एक फिक्स वैल्यू जरूर रखता है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करते हैं। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको समझनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करो, याद रट्टा मत मारो, उसको समझो। समझकर अगर आप उसे चीज किसी भी चीज को मोस्ट ऑफ द टाइम खेल ये लगता है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का कि सिर्फ और सिर्फ रटने की चीज है, ऐसा इसलिए दिक्कत उनको हो जाती है। तो आइए आज समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिना किसी रट्टिफिकेशन के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ये हमारे रहेंगे एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। आई रिपीट 0, 30, 45, 60 और 90। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में पहला आपको पता है साइन, फिर कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, यही होते हैं हमारे। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको है वो सिर्फ पहली सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझ में आएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब एक तो रह जाएगी ना याद, एक तो रह जाएगा याद, उम्मीद करते हैं कि एक रह जाएगा आपको याद, तो एक तो याद रखी जाएगी। अब देखिए कॉस की वैल्यू के लिए हमें साइन की वैल्यू देनी है पर उल्टी, लिखना इधर से है बट उल्टा। टेन के लिए इन दोनों को भी डिवाइड कर देना है, तो 0 से 1/2 दे √3/2 से, और 1 से 0 करोगे तो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। अब कोसेक की वैल्यू लेनी है, भाई आपने अभी पढ़ा कोसेक जो है वो किसका अपोजिट है,
साइन का, है ना। तो जब कोसेक साइन का अपोजिट है तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो जहां पर जीरो है, अब जीरो के अपॉन में 1 तो रहता ही है, ये तो आप जानते ही हो। तो जहां जीरो है उसको पलट के यानी वो इंफिनिटी। और 1 का अपोजिट करोगे कि तो 1 ही रहेगा। सेक किसका अपोजिट है? इनवर्स है कॉस का, तो उसको पलट दीजिए। और कॉट जो है वो आपका tan का इनवर्स है, तो उसको पलट दीजिए। अब जहां इन्फिनिटी है वहां जीरो आ जाएगा। तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। कॉस की वैल्यू के लिए उसी को उल्टे दिशा में चला दो, tan के लिए उन दोनों को ही डिवाइड कर दो। और कोसेक सेक कॉट के लिए आप जानते हो कि कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, tan कॉट का उल्टा है। तो इससे ज्यादा इजी, आई थिंक इससे ज्यादा इजी तरीका, इससे आई थिंक इजी चीज और कुछ नहीं होनी चाहिए कि पूरी इतनी तमाम वैल्यू याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक साइन की वैल्यू याद रखिए, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको ऐसी की एज इट इज याद रह जाएगी। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले हम टॉपिक की तरफ। तो अब अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर मैं कहूं कि ज्यादातर हिस्सा 10th, 11th और इवन मैं ये भी कह सकता हूं 12th, हालांकि 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई अलग चीज है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी मैंने जो कहा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मैं कहूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी की पूरी आइडेंटिटीज पे रुकी हुई है। सबसे पहले मैं क्लास 10th के लिए बात कर रहा हूँ। तो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज नहीं है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो काफ़ी कम आइडेंटिटी रह गई है। क्लास 11th में वो चीज़ पहुँच गई है जो रह गई है, और इसी तरह क्लास 12th में उससे आगे का हिस्सा पहुँच चुका है। तो अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए। क्लास 11th और 12th के लिए बहुत जल्द मैं एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की लेके आने वाला हूँ। लेकिन जो क्लास 11th के बच्चे हैं, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो बेस होने वाला है आपके सिलेबस का, जो बेस है वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगी। तो क्लास 10th में अच्छे से पढ़ें ताकि क्लास 11th में जो बच्चे अगर मैथ लेने वाले हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यही बेस आगे चल के काम आएगा। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किए लेते हैं फॉर क्लास 10th। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ज़्यादा आइडेंटिटीज नहीं बची जैसे कि मैंने कहा, लेकिन जो बची वो भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज का ही हिस्सा है, काम है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज मौजूद हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं क्या, पहले ये भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनका आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो आइडेंटिटीज में डिस्क्राइब किया गया है। आई रिपीट कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका एक दूसरे से आपस में जो रिलेशन है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। जैसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है sin स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मींस स्क्वायर ऑफ साइन एंड स्क्वायर ऑफ कॉस का सम फॉर एनी पर्टिकुलरली एंगल हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। आई रिपीट, एंगल कुछ भी हो जाए बट स्क्वायर ऑफ साइन और स्क्वायर ऑफ कॉस का सम हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। सेकेंड आइडेंटिटी हम यहीं से इसी में से निकाल सकते हैं कि अगर आप साइन को रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस उधर जाके आपका आएगा माइनस का, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी भी हम यहीं से डिस्कवर करेंगे, वो हमारी हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मींस पहले में हमने साइन को रोका, दूसरे में हमने कॉस को रोका, यानी ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी ही एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से ही ड्राइव की गई हैं। थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ अगर हम जाएं तो फोर्थ आइडेंटिटी जो है वो हमारा रिलेशन डिस्क्राइब करती है सेक और टेन का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और अगर यहां से हम सेक को रोक लें तो ये हमारा हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये भी हमारी दो आइडेंटिटी एक दूसरे के ही लिंक्ड है। सिक्स्थ आइडेंटिटी हमारा जो रिलेशन डिस्क्राइब करती है वो कोसेक और कॉट में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहां से अगर हम कोसेक को रोक लें तो ये हमारा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी ये दोनों आइडेंटिटी भी हमारी एक आपस में क्या रहेंगी, उससे रिलेटेड रहेंगी। एट्थ और नाइन्थ आइडेंटिटी, एट्थ tan थीटा इज इक्वल्स टू sin अपॉन cos। जैसे कि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी देखा कि tan निकालने के लिए आपने क्या किया, sin और cos की वैल्यू को डिवाइड किया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट cot थीटा इज इक्वल्स टू cos अपॉन sin, cos अपॉन sin। तो ये हमारी मेजर आइडेंटिटीज है, ये 9 ही आइडेंटिटीज हैं जो आपको क्लास 10th में इस्तेमाल करनी होंगी। इसके अलावा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, कुछ सवालों में उसका यूज किया भी जाएगा। तो ये वो आइडेंटिटी जिन पर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी टिकी हुई है। होपफुली आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई, और होपफुली आपको आइडेंटिटीज जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, ऐसी कोई वो नहीं है। इसकी जो आइडेंटिटीज हैं ये मैं प्रूफ करवाऊंगा, ये भी प्रूफ करवाऊंगा और ये भी प्रूफ करवाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि सवालों में जो आइडेंटिटीज हैं उनके प्रूफ आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन प्रूफ मैं कराऊंगा वो मैं कराऊंगा आपको अगली वीडियो में सवालों के साथ। तो अब ये था पूरा का पूरा अगर मैं कहूं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे कि मैंने बताया कि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं पर टिकी हुई है, यही कॉन्सेप्ट है, यही चीजें हैं, और इसके अलावा कुछ अलग इसमें एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। उसके बावजूद भी ट्रिग्नोमेट्री को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल या इतना ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट बनाना, आई होप, मुझे लगता नहीं कि वो एक वैलिड होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री को इतना मुश्किल ना बनाया जाए। तो उम्मीद तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी आपके लिए कुछ और स्पेशल है। क्या है? आज मैं कुछ वो बातें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। आइए, स्टेप्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। कैसे करेंगे? आइए चलते हैं, समझाते हैं आपको। चलिए देखिए, तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले पूरी जो प्रॉब्लम दी गई है उसको देखिए, और अगर उसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो वो लिखिए। आई रिपीट, जो प्रॉब्लम दी गई है, जो सवाल दिया गया है उसको देखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन लिखिए। सेकंड चीज, डायरेक्ट अगर कोई आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटीज ये रही, इनमें से अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है ट्रिग्नोमेट्रिक,
तो आप उसको अप्लाई कीजिए और सवाल को आगे बढ़ाइए। थर्ड स्टेप, अगर कॉमन नहीं है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, उसी सवाल को आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो नहीं बन रही है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी इस्तेमाल हो सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का इस्तेमाल हो सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए उस टर्म में कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब का तो नहीं है, a क्यूब या माइनस बी क्यूब का तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। क्या टर्म साइन कॉस टैन कोसेक सेक शॉर्ट ही होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के तौर पे हम कर सकते हैं सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे सवाल कि जिनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं चीज को आगे बढ़ाने के लिए। चौथा स्टेप, अगर ये भी नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आप जानते हो कि नीचे वाला जो टर्म होता है उसका कॉन्जुगेट आप देखते हो, टर्म सेम रहता है, सिर्फ साइन का फर्क कर दिया जाता है। अगर ऊपर के 3 स्टेप नहीं बन पा रहे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट होगा, अगर पॉसिबल है तो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे के पूरे प्रॉब्लम को, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक, उसको साइन और कॉज में ब्रेक कर दीजिए। Break the whole problem into sin and cos, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि सवाल आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे, ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि जब आप जरूरी है, जब आप याद रख लोगे तो ये है कि आप उसको सॉल्व भी आसानी से कर लोगे। और सॉल्व करने के लिए आपको ये स्टेप, ये आइडेंटिटी, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और यही चीजें आपको आगे ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी। तो ये था आज की ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट के लिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगना स्टार्ट होगी, और आसान होगी, आसान बनाइए। चीज़ें मुश्किल होती ज़रूर है, लेकिन उन चीज़ों को आसान बनाने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो इसी तरह लगन के साथ लगे रहिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगे रहिए, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर आप अपना परफॉर्म दे सकें। तो आज की इस वीडियो के लिए और आज के लिए इतना ही। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, इसी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स के साथ। और क्लास 11 और क्लास 12 बहुत जल्द उनकी भी एक नई वीडियोस आने वाली हैं। तो जब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।